बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक का ताल्लुक़ दरअसल बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स से है, जो कि कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वो कमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर होने के लिए जा रहे हैं और उनके एग्ज़ाम्स का आगाज़ हो रहा है 22 मार्च सन 2021 से। आज हो गई है 11 मार्च 2021, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 11 रोज़ के बाद आपका पहला पेपर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारी आज की इस वीडियो से न सिर्फ बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 के रेगुलर कैंडिडेट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि तमाम के तमाम प्राइवेट कैंडिडेट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी इस वीडियो का ताल्लुक़ रेगुलर और प्राइवेट दोनों कैंडिडेट से है। और उसकी रीज़न ये है कि इस मरतबा कराची यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम्स ले रही है वो रेगुलर और प्राइवेट दोनों कैंडिडेट्स को मिला कर ले रही है। स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि कराची यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो आपके पेपर्स होने वाले हैं वो कोविड-19 के सबब जो पेंडेमिक आया है पूरी दुनिया में, उसके सबब आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो हैं वो आपके कोर्स में से हटा दिए गए हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हमने आपके खातिर एक वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि अब आपका जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, उस रिड्यूस शुदा सिलेबस के मुताबिक ही आपका पेपर इंशाल्लाह लिया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। और कौन कंडक्ट कर रहा है? जाहिर सी बात है, कराची यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। स्टूडेंट्स, आपके पास जो मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर स्टूडेंट आम तौर पर ज़्यादा कंफ्यूज होता है और ज़्यादा परेशान भी रहता है, उन्हीं से रिलेटेड हम उनके कंटेंट्स जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हम आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बीकॉम पार्ट 1 के हवाले से। और बीकॉम पार्ट 1 का जो आपके पास मुख्तलिफ कोर्सेज़ को रिड्यूस किया गया है, उनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस से मुताल्लिक़। पहली बात तो ये है कि सेक्शन ए, आपके पास पता है आपको कि सेक्शन ए के अंदर जो चैप्टर्स होते थे उन चैप्टर्स को भी रिड्यूस कर दिया गया है। इस मरतबा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है, जिसमें एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। जो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ताल्लुक़ है उसके अंदर जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो भी रिड्यूस हो चुके हैं। उसके अंदर आपको पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसके अलावा आपको स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, आपको पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये टोटल सिलेबस है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। ये चैप्टर पहले भी शामिल था, लेकिन अब नंबर ऑफ टॉपिक्स इन्होंने कम कर दिए हैं। सेकंड चैप्टर है आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये चैप्टर भी पहले मौजूद था, लेकिन अब जो टॉपिक्स आने वाले हैं कौन कौन से हैं? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है और अप टू 3/3। 3/3 का मतलब आप जानते हैं 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेंट आ रहा है, वो भी 3/3 का है, यानी कि 3 रॉज और 3 कॉलम है। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका नाम है क्रामर्स रूल। फिर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से मुताल्लिक़ है और इसके अंदर जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो 5 चैप्टर्स हैं। बारी बारी हम 5 चैप्टर्स का जिक्र करते हैं। पहला चैप्टर है आपके पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जिसके अंदर आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप टेबल बनाते थे, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास मुख्तलिफ रैंडमली मुख्तलिफ फिगर्स होती थी, वैल्यूज़ दी हुई होती थी, आपको रेंज निकालना पड़ता था। फिर रेंज को जब आप साइज से डिवाइड करते थे तो नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल आता था, या फिर रेंज को आप नंबर से डिवाइड कराते थे तो साइज़ आता था। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप टेबल बनाते थे, टैली मार्क वगैरह लगाते हुए फ्रीक्वेंसी निकालते थे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स इस चैप्टर में शामिल हैं, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, बल्कि आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना आना चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना आना चाहिए, लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना आना चाहिए। सारी चीज़ें इस चैप्टर में शामिल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके अलावा जो है इस चैप्टर के अंदर मेंशन भी है बल्कि कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है, क्यूमुलेटिव और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेक्शन बी से ताल्लुक़ रखता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर को भी ज़रा रिड्यूस कर दिया गया है। अरिथमेटिक मीन आ रहा है आपके पास, मीडियन आ रहा है और मॉड आ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया है। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन आपके इस दफ़ा सिलेबस में शामिल नहीं है, जो कि 2021 के अंदर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और एग्ज़ाम्स हैं कौन से? 2020 के हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह कंडक्ट करने वाली है। चैप्टर नंबर 3 है आपके पास, जिसका ताल्लुक़ है सेक्शन बी से, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के नाम से। इसमें रेंज आपको निकालना है। रेंज का फॉर्मूला बहुत इजी सा है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रुप और अनग्रुप दोनों डाटा की आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
इसके बाद है चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर रिग्रेशन और कोरिलेशन है। रिग्रेशन खुद एक अलग चैप्टर है, कोरिलेशन अलग चैप्टर है। दोनों टॉपिक्स आपके पास इस दफ़ा सिलेबस में शामिल हैं, पहले भी शायद सी बातें शामिल थे। लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स पढ़ना है आपको 2 वेरिएबल्स का, और इसी को आप कह सकते हैं एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको निकालना पड़ेगा, और एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि कोरिलेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस सूरत में जो आपका आंसर आ रहा है वो बताएगा कि आपका जो कोरिलेशन है 2 वेरिएबल्स के दरमियान वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या उनके दरमियान नो रिलेशनशिप पाया जा रहा है, किस किस्म का है वो आपको आंसर से पता चल जाता है। नेक्स्ट आपके पास मौजूद है चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर के नाम से। ये चैप्टर भी पहले शामिल था और अभी भी शामिल है। कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर्स, जो कि लेस्पियर है, पेचे है, बाद लोग पाशे कहते हैं, फिशर है, एंड मार्शल एजवर्थ है। स्टूडेंट्स, इन तमाम फार्मूलाज के ज़रिए जो आप इंडेक्स नंबर निकालते हैं, तमाम के फार्मूलाज आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। ये बेसिक बात ज़रूर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि फार्मूलाज अगर आपको याद हैं तो कॉलम जो बनाए जाते हैं या टेबल जो बनाए जाते हैं, जिसको आप टेबल कहें, कॉलम्स कहें, वो बनाना बिल्कुल भी मुश्किल साबित नहीं होता। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं हम सेक्शन सी के ऊपर, जिसका ताल्लुक़ है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस से ताल्लुक़ है इसका। इसके अंदर जो पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स वो क्या है, काउंटिंग टेक्निक्स। और काउंटिंग टेक्निक्स के अंदर 2 ही चीज़ें आपको पढ़नी है, एक परम्यूटेशन है और एक कॉम्बिनेशन है। याद करें इंटर कॉमर्स सेकेंड ईयर की स्टैट्स, उसके अंदर भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक दोनों शामिल था। सेम इस दफ़ा भी शामिल है और पहले वाले सिलेबस में भी शामिल था जब आपका कोविड का सिलसिला नहीं था। सेकंड चैप्टर है आपके पास प्रोबेबिलिटी से ताल्लुक़ रखता है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है। इसके अलावा सैम्पल स्पेस आपको पढ़ना है, सैम्पल स्पेस बनाते कैसे हैं आपको पता होना चाहिए, इवेंट से क्या मुराद है। इसके अलावा इक्वली, लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं, एंड देयर प्रोबेबिलिटी, और उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 सेक्शन सी से ताल्लुक़ रखता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसके अंदर आपको रैंडम वेरिएबल पढ़ना है और बाइनोमियल पढ़ना है। स्टूडेंट, जिन जिन टॉपिक्स में नाम ले रहा हूँ सिर्फ यही चीज़ें आपको पढ़नी है इस सब्जेक्ट के अंदर और इस सेक्शन के अंदर। बकिया चीज़ें सबको आप ड्रॉप कर देंगे। क्यों ड्रॉप कर देंगे? क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी ने आपके सिलेबस को कम कर दिया है, तो जो कम शुदा चीज़ें हैं वही मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का चैप्टर पहले भी शामिल था। कंसेप्ट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल प्रूफ भी आपको करके देना पड़ेगा ऑफ ई ब्रैकेट में एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। लास्ट चैप्टर आपका सेक्शन सी से ताल्लुक़ रखता है चैप्टर नंबर 5 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ मीन, लार्ज एंड स्मॉल सैम्पल्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको पढ़ना है। टेस्ट कंसर्निंग मीन फॉर लार्ज एंड स्मॉल सैम्पल्स, जेड एंड टी टेस्ट। जेड टेस्ट भी आपको स्टूडेंट्स आना चाहिए और टी टेस्ट भी आपको आना चाहिए। अगर ये दोनों काम आपको नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के आपके अहम तरीन सब्जेक्ट से रिलेटेड कि अब आपको कौन कौन से चैप्टर्स की तैयारी करके पेपर देने के लिए जाना है। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1 का जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो आपके पास 3 और 3 6 और 1 7 7 चैप्टर्स हैं। बारी बारी हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है पीरियड एंड एडजस्टमेंट, जो पहले भी मौजूद था आपके पास। इसके अंदर आपको एक्रूअल्स पढ़ना चाहिए और पढ़ना है। इसके अलावा प्री पेमेंट, जिसको आप कहते हैं प्रीपेड, एडवांस जो पेमेंट आप कर देते हैं। अनअर्नड आपको पढ़ना है। आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री आनी चाहिए। अनकलेक्टेबल, जिसको आप बैड डेट कहते हैं, उसकी एंट्री आपको आनी चाहिए। इन्वेंट्री, जो कि साल के आखिर में माल बच जाता है, उसकी एंट्री क्या बनाते हैं वो आपको आनी चाहिए। क्लोजिंग प्रोसेस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसको आप क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। एंड रिवर्सिंग एंट्रीज, ये आपको सब कुछ पढ़ना है, जो कि एक चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये बताइएगा, अगला जो चैप्टर है वो है प्रिपरेशन ऑफ वर्कशीट। याद करें 10 कॉलम वर्कशीट आपको तैयार करनी है। उसके अंदर हेडिंग्स कौन कौन सी होती है, उसके अंदर कॉलम कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से वर्कशीट बनती है। और वर्कशीट में इस बात को बिल्कुल फरामोश नहीं करिएगा कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की वर्कशीट और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की वर्कशीट में क्या फ़र्क है वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। किस सूरत में सवाल के अंदर क्या होगा तो आप किस तरह से पहचानेंगे कि ये पीरियोडिक का सवाल है, और किस सूरत में क्या होगा सवाल में और ये परपेचुअल का सवाल है, आप कैसे पहचानेंगे। एडजस्टिंग एंट्री का फ़र्क क्या होगा, किस जगह एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, किस जगह नहीं बनेगी। ये तमाम जो बातें चैप्टर के अंदर आपको आपके मुताल्लिक़ टीचर ने यकीनन पढ़ाई होंगी वो आपको क्लियर होनी चाहिए।
फिलहाल मैं टॉपिक का नाम बताता हूँ आपको। प्रिपरेशन ऑफ वर्कशीट है आपके पास, इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है। इनकम स्टेटमेंट भी आपको पीरियोडिक और परपेचुअल और सर्विसिंग कंसर्न तीनों की बनानी आनी चाहिए। बैलेंस शीट भी पीरियोडिक, परपेचुअल और सर्विसिंग कंसर्न तीनों की बनानी आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 आपके पास, जिसका ताल्लुक है कैश कंट्रोल से, और इसके अंदर आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ना है जो पहले भी शामिल था, और वॉचर सिस्टम पढ़ना है, और ये भी आपके पास पहले से शामिल था। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपको स्टेटमेंट बनाना भी आना चाहिए। आपको इसके साथ साथ उसके अंदर जो एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं वो भी बनानी लाजमी आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, बाज़ औक़ात पेपर में माजी में ऐसा आता रहा है कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में से किसी एक का अनएडजस्टेड बैलेंस वो गायब कर देता था, और गायब करने के बाद किसी दूसरे का जो अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन होता था उसकी मदद से जो बैलेंस गायब होता है अनएडजस्टेड, वो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट आप कैसे बनाते हैं, और आखिर में लास्ट बट नॉट लीस्ट आप एंट्रीज कैसे बनाते हैं। पूरे चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करके जाना है। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स आपके पास अकाउंटिंग फॉर अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के ये भी पहले चैप्टर शामिल था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाजमी सवाल बनकर आता है। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, दोनों में फ़र्क क्या है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच जब होती है तो किस चीज़ के ऊपर आप कैलकुलेशन करते हैं और किस चीज़ को सिरे से इग्नोर कर देते हैं। जब आप बैलेंस शीट अप्रोच के मुताबिक साल के आखिर में एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं बैड डेट की, तो आप किस चीज़ के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, कौन सी परसेंटेज अप्लाई करते हैं। अलाउंसेस फॉर बैड डेट का डेबिट बैलेंस हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट बैलेंस हो तो क्या करते हैं, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या है, एनालिसिस एंड एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल से क्या मुराद है कि अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ये होता है आपको किसी पार्टी से पैसे लेने हैं, लेकिन एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के टॉपिक के अंदर ये बताया जाता है कि भाई कोई अकाउंट रिसीवेबल फ़र्ज़ करें 1 महीने पुराना है, कोई फ़र्ज़ करें 6 महीने पुराना है, कोई फ़र्ज़ करें 2 साल पुराना है, कोई फ़र्ज़ करें 5 साल पुराना है। तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा उतना ही ज़्यादा उस अकाउंट रिसीवेबल के जो चांसेस हैं किस चीज़ के, बैड डेट हो जाने के या डूबने के, वो बढ़ते चले जाएंगे। और इसकी लॉजिकल बात है कि कोई जितना ज़्यादा पुराना होता चला जाएगा अकाउंट रिसीवेबल, तो डूबने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, ऐसे अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर जो कंपैरेटिवली ज़्यादा पुराने हों, तो कंपनीज़ उसके हवाले से क्या करती हैं स्टूडेंट्स, कंपनी ये काम करती हैं कि कोशिश ये करती हैं कि उनका जो रेट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा रखती हैं। और ज़्यादा रखने की जो सबसे बड़ी लॉजिक होती है स्टूडेंट्स, वो ये होती है कि वो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि जब उनका रेट ज़्यादा होता है तो रेट ज़्यादा रखने की सबसे बड़ी लॉजिक, सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये होती है कि जो कंपनीज़ होती हैं उन कंपनीज़ के लिए लाजमी हो जाता है कि जो पुराने अकाउंट रिसीवेबल हैं उनके लिए वो रेट ज़्यादा रखें। और ज़्यादा रखने का सबसे बड़े रीज़न, सबसे बड़ी जो वजह है वो ये होती है कि उनके डूबने के इम्कान क्या हो जाते हैं, ज़्यादा। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक जो आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना है उसका नाम क्या है, अलाउंसेस मेथड फॉर मेकिंग प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब होता है जो आप एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, उस एस्टिमेशन को करते हुए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा कि साल के आखिर में जो पैसा डूबने का ख़तरा होता है उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, रेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा राइट ऑफ मेथड है एंड रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि आप जो है वो राइट ऑफ कर देते हैं किसी कस्टमर के अकाउंट को, और राइट ऑफ करने के बाद उस कस्टमर से आपको पैसे हासिल हो जाते हैं, रिकवरी हो जाती है। तो राइट ऑफ करने की अपनी एंट्री क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ राइट ऑफ करने के बाद अगर रिकवरी हो जाए तो उसकी एंट्री क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स भी हो जाता है बाज़ औक़ात, क्या मतलब किसी कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी है, और एडवांस पेमेंट करने की सूरत में बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि आप जो जर्नल एंट्री अपने पास अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं वो ये कर लेते हैं कि कैश आपके पास आता है, लिहाजा कैश तो डेबिट करवा लेते हैं, और कैश डेबिट करवाने के बाद आप जो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है उसको उठा के क्रेडिट करा देते हैं, जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्रेडिट करना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिस बन चुकी होती है कि जनाब ये अली पैसा यकीनन कस्टमर देकर गया होगा, तो देकर कस्टमर ही गया है लेकिन कस्टमर ने एडवांस पेमेंट कर दी है। तो आप गलती से यानी प्रैक्टिकली क्या कर देते हैं, गलती से कि कैश डेबिट करा के अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करा देते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस आने के बजाय क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। तो कंपनीज उसको करेक्शन करने के लिए और सवाल में भी आपके पास आ जाता है कि आपको सही एंट्री जो बनानी चाहिए वो क्या होनी चाहिए थी, कैश डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर को आपको क्रेडिट करना चाहिए था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक का ताल्लुक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन से, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर भी आप पहले पढ़ चुके हैं,
और आपके कोर्स में पहले भी शामिल था, अभी भी शामिल है, जिसके अंदर आपको पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम दोनों पढ़ना है। पीरियोडिक सिस्टम में एंट्रीज कैसे बनती हैं आपको पता होनी चाहिए, परपेचुअल सिस्टम में एंट्रीज कैसे बनती हैं आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। पीरियोडिक सिस्टम में जब आप मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो आप परचेजेस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं और इसका जो पेयर बनेगा कॉन्ट्रा अकाउंट्स का वो परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट का सिलसिला बनता है। अलबत्ता परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वाले परचेजेस के अकाउंट को लिफ्ट ही नहीं कराते हैं, वो कहते हैं कि जो मर्चेंडाइज हमने खरीदी है वो हमारा एसेट अकाउंट है, और जब एसेट अकाउंट है तो वो उसको लेकर जाते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के तौर पर। तो इस बात की भी बड़ी अहमियत है। स्टूडेंट्स इस बात को याद रखिएगा, इसी चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ने हैं, और वो मेथड्स कौन कौन से हैं। फीफो मेथड है जिसको आप कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड है जिसको हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अलावा एवरेज मेथड पढ़ने हैं। एवरेज मेथड में भी याद रखिएगा अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो ऐसी सूरत में आएगा पेपर में सवाल वेटेड एवरेज मेथड, और अगर परपेचुअल सिस्टम है तो वहाँ पे सवाल आता है मूविंग एवरेज मेथड। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जीपी मेथड है, इनके ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, और लास्ट बट नॉट लीस्ट रिटेल प्राइस मेथड। ये सारे टॉपिक्स जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये आपके सिलेबस में शामिल हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका ताल्लुक है डेप्रिसिएशन से, और डेप्रिसिएशन के अंदर जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है उनके नाम कौन कौन से हैं। आपको मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ने हैं जिनमें नंबर 1 है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके अलावा यूनिट्स आउटपुट मेथड है। इसी को आप यूनिट्स आउटपुट को मेथड को आप क्या नाम दूसरा कहते हैं कि यूनिट्स आउटपुट मेथड है, और यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड है, बोथ आर सेम। इसके अलावा वर्किंग आवर्स मेथड है जिसको आप सर्विस आवर्स मेथड के नाम से भी याद करते हैं। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है, और इसके अलावा फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिक्लाइनिंग बैलेंस, ये मेथड भी आपके पास शामिल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या है एडिशन, रिवीजन ऑफ लाइफ, डिस्पोजल एंड एक्सचेंज। इन बातों को भी बहुत आपको तवज्जो देनी है कि बाज़ औक़ात फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई इजाफा हो जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर हो जाती है, उसकी एंट्री आप कैसे बनाते हैं। बाज़ औक़ात मशीन की लाइफ को आप रिवाइज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सपर्ट्स ने बताया पहले मशीन की लाइफ 5 साल 10 साल कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें 5 साल उन्होंने एज्यूम किया, बाद में ख्याल आया भाई ये तो 7 साल होनी चाहिए, तो लाइफ रिवाइज हो गई। बढ़ भी सकती है याद रखिएगा लाइफ, और कम भी हो सकती है। इसके अलावा डिस्पोजल है, इसके अलावा एक्सचेंज है। बाज़ औक़ात हम पुराने अपने एसेट को दे देते हैं और नया एसेट ले लेते हैं, इसको हम एक्सचेंज कहते हैं। ये टॉपिक भी शामिल है आपके इस फर्स्ट जो बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का लास्ट चैप्टर है वो है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के अंदर जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, वैसे तो आप जानते हैं 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपके पास इस दफ़ा सिलेबस में सिर्फ 2 चैप्टर शामिल हैं। कौन कौन? एक तो है पार्टनरशिप का एडमिशन का चैप्टर, और एक है पार्टनरशिप रिटायरमेंट। रिटायरमेंट स्लैश करके डेथ है, लेकिन वो रिटायरमेंट वाला ही चैप्टर है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, ये सारा का सारा जो आपको सिलेबस है वो लाजमी तौर पर और भरपूर तरीक़े से तैयार करना पड़ेगा ताकि आप अपने तैयारी बेहतर तौर पर कर सकें। ये तो हो गया स्टूडेंट्स बीकॉम पार्ट 1 के हवाले से सारी बातें। वैसे तो हमारे पास मज़ीद कुछ कोर्सेज़ हैं, मज़ीद सब्जेक्ट्स हैं कि जिनके हवाले से हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम आपके सामने जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बीकॉम के ख़ास सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बीकॉम पार्ट 1 की गुफ्तगू अब तक हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपको स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स से सब्जेक्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कह लीजिए, उससे रिलेटेड गुफ्तगू की। अब कुछ बातें बीकॉम पार्ट 2 के हवाले से हो जाएं, और बीकॉम पार्ट 2 रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट्स गौर से सुने कि आपके इस दफ़ा सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो चैप्टर्स आपके पास आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो पहला चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट। जितने भी कंसेप्ट हैं स्टूडेंट्स वो आपको स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वो कंसेप्ट्स के अंदर याद रखिएगा जितने कंसेप्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर फिक्स कॉस्ट क्या होती है, मिसाल के तौर पर वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इसके अलावा आपके पास प्राइम कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से क्या मुराद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से क्या मुराद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्या मुराद है। इसके अलावा जितने कंसेप्ट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपके कमज़ोर रह गए तो आगे आइंदा आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या आने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, इस टॉपिक से रिलेटेड इनके जो डिफरेंस है इस टॉपिक से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इसी चैनल के ऊपर सर अली अहमद के नाम से जो आप इस बार वॉच कर रहे हैं एक वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर उसको देखें, इंशाल्लाह ताला आपको उससे यकीनन इस्तिफादा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड उसका नाम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न।
ये स्टूडेंट्स अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या करेगा, आपसे सवाल के अंदर मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ वैरायटी इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है। वैरायटी का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात वो मिसिंग फिगर की सूरत में सवाल देता है, बाज़ औक़ात सिंपल सवाल देता है, बाज़ औक़ात सवाल के अंदर कुछ डाटा इस तरह का देता है कि आपको कन्फ्यूजिंग टाइप हो जाता है, कन्फ्यूज़ आपको कर देता है। बाज़ औक़ात डाटा में आपको ख्याल रखना पड़ता है कि जनाब अली आपको जो है वो इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। बाज़ औक़ात किसी जगह आपको परसेंटेज अप्लाई करके कोई फिगर आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है, क्योंकि होता ही है बाज़ औक़ात कि कोई वैल्यूज़ गायब होती हैं सवाल में। जब वैल्यूज़ गायब होती हैं तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। परसेंटेज में भी आपको एक बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि कब आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, यानी कि 100 ऊपर होना चाहिए, और कब जो है वो आपको 100 जो है वो डिवाइड में होना चाहिए या मोर देन 100 डिवाइड में होना चाहिए। तो इन तमाम छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल स्टडी करनी पड़ेगी। स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 2 है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जिसके अंदर आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछ सकता है, बैलेंस शीट पूछ सकता है आपको, और आमतौर पर यही चीज़ पूछता है। और बाज़ औक़ात एंट्रीज भी आपसे पूछ लेता है। एंट्रीज कौन सी हैं, क्लोजिंग एंट्रीज हैं जो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और मिसिंग फिगर के सवाल को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स आपके पास जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में इन्होंने वाज़े किया हुआ है परपीचुअल सिस्टम। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई पर्टिकुलर आपको जॉब मिलेगी, उसके मुताबिक आप काम करेंगे। याद रखिएगा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर ज़्यादातर पोर्शन जो है वो जनरल एंट्रीज से रिलेटेड है, एंट्रीज की भरमार है, और ये चैप्टर भी पहले भी कोर्स में शामिल था, अभी भी कोर्स में शामिल है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के भरपूर तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको फ़ायदा ये पहुंचेगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 जो है फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर। फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर में आपको हेल्प ये मिलेगी कि अगर आपने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की एंट्रीज स्ट्रॉन्ग कर ली तो यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी कि आपको एक मुफ्ते में या फ्री में एक एक्स्ट्रा चैप्टर मिलेगा पढ़ने का, जिसके अंदर थोड़ी बहुत आपको चीज़ें समझनी है और एक नया सवाल आपके पास तैयार हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, खसूसियात भी पढ़नी है और उसका प्रोसीजर क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग का। इसके अलावा कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, प्रोडक्ट फ्लो एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ये भी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। याद रखें स्टूडेंट्स प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट क्या होती है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से पता होनी लाजमी है। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 का ताल्लुक़ है हमारे पास स्टैंडर्ड अकाउंटिंग से। ये एक थोड़ा सा आसान चैप्टर है और इसके अंदर आपको क्या क्या कौन कौन से वेरिएंसेस पढ़ने हैं, कौन कौन से फ़र्क पढ़ने हैं। वेरिएंसेस के हवाले से एक है मटेरियल वेरिएंस आपको पढ़ना है, आपको लेबर वेरिएंस पढ़ना है, आपको फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस पढ़ना है, और ब्रैकेट में एक बात की और वजाहत की हुई है टू वे वेरिएंस। इन तमाम बातों को दिमाग में रखिएगा, वेरिएंस का चैप्टर लाजमी करके जाइएगा क्योंकि ये आसान चैप्टर भी है और पेपर में आता भी रहता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। इसके अंदर आपको स्टोर लेजर कार्ड पढ़ना पड़ेगा अंडर फीफो एंड लीफो मेथड्स। मतलब फीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो भी पढ़ना है और लास्ट इन फर्स्ट आउट दोनों पढ़ने हैं। इसी कोर्स यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड लास्ट चैप्टर है आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, प्लान्ड अप्लाइड एंड एक्चुअल विद यूज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट। प्लान्ड क्या होता है, अप्लाइड क्या होता है और एक्चुअल ओवरहेड क्या होता है, इन तीनों में आपको फ़र्क पता होने चाहिए। एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आपको पढ़ना है और साथ में ये बात याद रखिएगा कि एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड जो पढ़ना है, फैक्ट्री ओवरहेड की जो आपको कॉस्ट पढ़नी है, उसके साथ साथ आपको ये बात भी ख्याल रखनी पड़ेगी कि प्रोड्यूसिंग एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, यानी कि आपके पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, आपको पता है सर्विस डिपार्टमेंट अलग है। बाज़ औक़ात क्या होता है सर्विस डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड करके देता है और सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो खुद अपने सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड करके देता है। तो आपको ख्याल ये रखना पड़ेगा कि किसकी कॉस्ट कितनी कहाँ जा रही है, उस बात को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और इन जो कैलकुलेशन होती है उसको बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो से करना पड़ेगा। लास्ट जो हम इस वक्त सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है एडवांस अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर लिया, अब एडवांस अकाउंटिंग की बात कर लें। बीकॉम पार्ट 1 के भी 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, बीकॉम पार्ट 2 के भी 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हिसाब बराबर है, मसावियाना सलूक किया जा रहा है। एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में जो चैप्टर्स आपके पास शामिल हैं वो टोटल 6 चैप्टर्स हैं। खुशी की बात है आपके लिए। पहले चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंटिंग। इसमें आपको पढ़ना कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है IAS, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तैयारी करनी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड करनी है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको क्या काम करना पड़ेगा,
स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग आपको बनाना आना चाहिए, शोइंग एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट। इस चैप्टर से रिलेटेड एक बात का ज़रूर मैं इशारा दूंगा आपको कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अपने इस चैनल के ऊपर सर अली अहमद के नाम से जो आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं, जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसका ताल्लुक़ ही इत्तेफाक से इसी चैप्टर से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम इशुएंस ऑफ शेयर्स और इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स में फ़र्क क्या होता है, शेयर्स जब आप इशू करते हैं तो पार वैल्यू के ऊपर करें तो क्या होगा, अगर आप प्रीमियम पे इशू करें तो क्या होगा, डिस्काउंट पे इशू करें तो क्या होगा। इसी तरीके से डिबेंचर से रिलेटेड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको प्रॉब्लम शदीद किस्म का उनको सामना करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं और बिल्कुल रिसेंटली हमने अपलोड किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर उन वीडियो से फ़ायदा उठाएं, ताकि आपका कंसेप्ट अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कमज़ोर है, जो आमतौर पर स्टूडेंट्स का होता है, तो वो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो सके। स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का जो आपका सिलेबस है, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको कौन सा मेथड पढ़ना है, इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैश फ्लो के अंदर आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी आपको पढ़ना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी पढ़ना है, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी पढ़ना है। ये बात आपको यकीनन अच्छी तरह से बाखबर होंगे आप कि 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। आपको तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में ये बिल्कुल क्लियर कट बात पता होनी चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी के अंदर कौन सा हेड आता है और कौन सी एक्टिविटी के अंदर कौन सा हेड आता है। अगर आपने एक हेड भी इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया तो लाजमी तौर पर आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे और हो सकते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, उसका नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़। स्टूडेंट्स, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ का जो चैप्टर है, इसके अंदर 3 अलग अलग टॉपिक्स थे, 3 अलग अलग चैप्टर्स थे जो कि आपके ओरिजिनल कोर्स में शामिल हैं, और एक चैप्टर आपको हटा दिया गया है जिसका नाम क्या है, कैपिटल रिकन्स्ट्रक्शन। कैपिटल रिकन्स्ट्रक्शन तो हट गया, लेकिन आपको एब्जॉर्प्शन और अमलगमेशन ये दोनों टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे नए आपके जो पेपर होने वाले हैं उसके मुताबिक 2021 के अंदर। नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस को ही आप अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए, इसी को रेशो एनालिसिस भी कहा जाता है। इसके अंदर जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो आपके पास पहला टॉपिक है टूल्स ऑफ एनालिसिस है, डॉलर या रुपीज़ एंड परसेंटेज के अंदर जो चेंज आता है वो शामिल है, ट्रेंड परसेंटेज शामिल है, कंपोनेंट परसेंटेज शामिल है, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशो, और साथ साथ इंटरप्रिटेशन। स्टूडेंट्स, इंटरप्रिटेशन की बड़ी अहमियत होती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है, फ़र्ज़ करें आपने एक रेशो की कैलकुलेशन करी है, और रेशो फ़र्ज़ करें करंट रेशो आपने कैलकुलेट करा है। करंट रेशो फॉर एग्जांपल उसका आंसर आ रहा है 2:1। तो 2:1 का मतलब ये होता है कि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशो का, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स को आप जब डिवाइड करा देते हैं करंट लायबिलिटी से तो हमारे पास करंट रेशो आ जाता है। फ़र्ज़ करें ऑर्गेनाइजेशन का जो रेशो निकल रहा है वो 2:1 निकल रहा है। इस 2:1 का क्या मतलब होगा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी 1 रुपये हो तो उस 1 रुपये की लायबिलिटी को अदा करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल जो करंट एसेट्स होंगे वो कितने के होंगे, 2 रुपये के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ करें करंट लायबिलिटी 10,000 रुपये की है तो उसको अदा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास करंट एसेट्स कितने के मौजूद होंगे, 20,000 के होंगे। ये जो इंटरप्रिटेशन है ये समझ लें तमाम रेशो एनालिसिस के अंदर उसका मगज़ है, और मगज़ ही असल बुनियादी चीज़ होती है, क्योंकि उसी की बुनियाद के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। याद रखिएगा कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि कैलकुलेशन तो क्लास 3 का अच्छा बच्चा भी कर लेगा जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो, उसको कैलकुलेटर थमा दें, उसको बता दें ये फिगर की ये अमाउंट है, इसकी ये अमाउंट है, अरे कैलकुलेशन करके दिखा दो, वो भी करके दिखा देगा। लेकिन आप माशाल्लाह बीकॉम कर रहे हैं और बीकॉम में भी पार्ट 2 है, फाइनल ईयर है, तो स्टूडेंट्स आपको बहुत लाजमी तौर पर इंटरप्रिटेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए हर फार्मूले की। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है रिजल्ट क्या मिल रहा है, नतीजा क्या बरामद हो रहा है उस वैल्यू से जो कि आपने किसी फार्मूले को इस्तेमाल करके हासिल की है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास चैप्टर है उस नेक्स्ट चैप्टर का ताल्लुक जो है वो ब्रांच अकाउंटिंग से है। और ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर भी कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक है आपके पास हेड ऑफिस और एक है आपके पास ब्रांच। और इसके अंदर जो टॉपिक्स आ जाएंगे कवर आपको करने पड़ेंगे वो आपके पास रिकॉर्डिंग ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शंस हैं। और रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शंस भी कौन कौन सी आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस इन्फॉर्म कर रहा है ब्रांच को कि भाई फॉर एग्जांपल मुल्तान ब्रांच को कह रहा है कि वो माल जो है जो तुम्हारे पास मौजूद है मुल्तान ब्रांच के पास, उस माल को भेजना है आपको फॉर एग्जांपल पिंडी ब्रांच। तो अब पिंडी ब्रांच के पास जो है वो भी ट्रांजैक्शंस को उसको रिकॉर्ड करना है, मुल्तान ब्रांच उसको भी रिकॉर्ड करना है, और खुद हेड ऑफिस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ बाज़ औक़ात ट्रांजैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल टाइप हो जाती हैं और उसको भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा है बिलिंग ऑफ मर्चेंडाइज एट कॉस्ट एंड अबव कॉस्ट। क्या मतलब, हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को जो गुड्स भिजवाता है, जो मर्चेंडाइज भिजवाता है, वो बाज़ औक़ात एट कॉस्ट होता है। एट कॉस्ट का मतलब होता है जितनी कीमत है उसी कीमत में भिजवा देता है। और बाज़ औक़ात होता है अबव कॉस्ट। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में कह रहा है कि ये 120 रुपये की कॉस्ट है। एक्चुअल में हेड ऑफिस ये बात जानता है कि 20 रुपये हम एक्स्ट्रा पैसे उसके रख रहे हैं, तो वो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा पैसे रख रहे हैं वो कौन जानता है, हेड ऑफिस जानता है। ये गलत है, अबव कॉस्ट। इसके अलावा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी पेपर में आ सकता है। लास्ट चैप्टर जो आपकी एडवांस अकाउंटिंग का है उसका नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स। और याद रखिएगा इंस्टॉलमेंट सेल्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है पेपर के अंदर कि हर वैरायटी से इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपने उन तमाम वैरायटी के सवाल नहीं किए तो आप खुद आखिर में फंस सकते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर किसी भी वैरायटी का वो सवाल पेपर में आपको पूछ सकता है। इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से आ जाएंगे, अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स अंडर परपेचुअल सिस्टम, और इसके अंदर आ जाएगा नंबर 1 डिफ़ॉल्ट्स एंड रिपोजिशंस। रिपोजिशंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ऑर्गेनाइजेशन ने माल बेच दिया, उसके बाद सामने वाला पेमेंट ही नहीं कर रहा है, इनके इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा है। और जब इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा है तो क्या होता है, माल को रिपर्चेस कर लिया जाता है, वापस अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से बात खबर होनी चाहिए। इसके अलावा टॉपिक है रिपोर्टिंग ऑफ रेलिवेंट अकाउंट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स ये तमाम के तमाम टॉपिक जो हमने आपको बताए वो याद रखिएगा। आपके पास जो पेपर होने वाला है इस दफ़ा 2021 के अंदर बीकॉम का, वो उसका सिलेबस थोड़ा उन्होंने श्रिंक कर दिया है, कम कर दिया कोविड-19 के सबब। हमने आज की इस वीडियो के अंदर बीकॉम पार्ट 1 के 2 सब्जेक्ट्स यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स और अकाउंटिंग, और बीकॉम पार्ट 2 के भी 2 सब्जेक्ट्स एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी वो हमने आपसे शेयर की है ताकि हमारी इस वीडियो से मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस वीडियोस के अंदर मौजूद इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सर अली अहमद के नाम से जो यूट्यूब पर मौजूद है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स बर वक्त और फ़ौरन मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पेपर्स की भरपूर तैयारी करें ताकि आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर हो सके। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।